प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, इमरान खान साहब का पहला कौम से खिताब और उस पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल, ये तनकीद बराए तनकीद थी या वाकई इमरान खान की तकरीर कमज़ोर थी? मेरा ख्याल है कोई इमरान खान साहब की तकरीर में कोई उसूली तौर पे कोई पूरी बात नहीं थी जिसको काबिल गिरफ्त समझा जाए। और ये तकरीर जो थी ये ज़रा हट के थी जो आम तौर पे टेलीप्रॉम्प्टर वाली लिखी लिखाई तकरीर होती है, मौके पे की जाती है। लेकिन दो तरह की तकरीरें होती हैं। एक तो वो तकरीर है जो मेरे अजीज़ हमवतनों जी, जब फौजी आमिर कूद उठा करके आता है तो वो हमेशा ये तकरीर करता है कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया था, तबाही मच गई थी, करप्शन का दौर रहा था और मैं सब ठीक कर दूँगा। और फिर वो उन्हीं करप्ट लोगों, जब उसके राल टपकती है कि मैं अपने इक़्तिदार को दबाव बनूँ, उन्हीं करप्ट लोगों के साथ मिल के जिस तरह PMLQ बनी और पेट्रियट्स बनी वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक सियासतदान के तौर पे इमरान खान साहब की तकरीर जो थी वो मुझे तो ख्याल है कि उससे इख्तलाफ हो सकता है कि कुछ चीज़ें डूएबल हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक हट के रवैश थी, मुखलसाना तकरीर थी। मसलन एक तो उन्होंने फैसला पहले ही कर दिया कि 88 गाड़ियाँ जो है उनको नीलाम करके वो 2 गाड़ियाँ रखेंगे और 2 मुलाजिम रखेंगे। PM हाउस की एनेक्सी में रहने का फैसला किया जो मिलिट्री सेक्रेटरी की इकामत का। तो इसी तरह गवर्नर हाउसों को वो उन्होंने आज जो काबीना ने बाद में फैसला किया है कि जो हेरिटेज है गवर्नर हाउसों की तरीके इस तरह, अब जो कराची का गवर्नर हाउस है वहाँ कायदे आज़म ने हलफ किया था बतौर गवर्नर जनरल। तारीखी हैसियत है। पेशावर के गवर्नर हाउस, लाहौर के गवर्नर हाउस की तारीखी हैसियत है। तो वो उनको ऐसे तो नहीं आप कर सकते ना कि उनको कोई बुचड़ खाना बना दें, तो उनके लिए भी नहीं, वो तो उन्होंने ये प्लान कर रहे हैं ना। शफकत महमूद साहब के ज़िम्मे जो वज़ीर हेरिटेज ने लगाया, और शफकत महमूद साहब को इन बातों का बखूबी इल्म है कि किस तरह कर रहे हैं। और लेकिन एक और चीज़ जो है जिस पे वाकई ये बात ठीक है कि जो कमिश्नर हाउस और डिप्टी कमिश्नर हाउस और सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज जो कर रहे हैं ये तो बहुत शाहाना है। मेरी तो राय है कि अगरचे उन्होंने कहा कि जी इनको भी नीलाम कर दीजिए कि इनको पूरा GOR ही नीलाम कर देना चाहिए। मसलन लाहौर का जो है उसको उन्होंने सरकारी मुलाजमीन ने एक नो गो एरिया बनाया हुआ है शहर के अंदर, यानी आप मेरे हैं और आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, आपको पता है इस बात। ये नो गो एरिया तो फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए इनको। और ये पूरा GOR जो है इसको प्राइवेटाइज करके यहाँ पे लोग बेशक बिल्डिंग्स बनाएं, फ्लैट्स बनाएं। आगाज़ तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कर दिया था जब उन्होंने वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी का चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट बना दिया था। तो और ये पहलू हैं। फिर उन्होंने कुछ बातें की जो मुझे ज़रा एग्जैजरेटेड लगी कि इतने अरब डॉलर जो हैं वो पता नहीं 2000 अरब जो हैं वो रुपए जो हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, वो वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। कितने ला सकेंगे? नहीं, पहले ऐसी कोशिशें की गई हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी बातें ठीक भी हैं, कुछ शायद थोड़ी सी एग्जैजरेटेड हो, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर रखने का जो रुझान है ये उनका सही निशानदेही की है उन्होंने मसले की। तो इससे क्या अख्तलाफ हो सकता है? आप वो ये कहते हैं कि जी आपने कश्मीर का मिसाल के तौर पर जिक्र नहीं किया, सिपेक का जिक्र नहीं किया, उन्होंने NFC अवार्ड का जिक्र नहीं किया, तो बहुत सारे लोग जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनकी तकरीर में उसका जिक्र कर रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का एतराज़ ये है कि कुछ ऐसी बातें कह दी हैं उन्होंने बस जो ख्वाब में देखी जा सकती हैं, उसको वो डूएबल नहीं है। वो उनको शायद खुद एहसास हुआ इस बात का कि ये बातें शायद कहनी चाहिए थी उनको। तो आज शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर का जिक्र बड़ी बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़ी तफसील से कर दिया। वो कश्मीर का जिक्र के बगैर मतलब अगर एक उन्होंने बेसिकली एक डोमेस्टिक एजेंडे पे बात की, ये भी इतराज़ हुआ है मुशाहिद साहब ने किया कि जी ये वॉर ऑन टेररिज्म का कोई जिक्र नहीं हुआ, लोड शेडिंग का, बिजली के मंसूबों का या CPEC का नहीं जिक्र हुआ। तो ज़रूरी तो नहीं है कि अब ये ऐसे ही है कि हम प्रोग्राम करें तो उसमें कहें कि जी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। बात मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें उन्होंने कवर करनी। और उन्होंने पहले वाली तकरीर जो थी उनकी उसमें आगाज़ में उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था। तो ये थोड़ा सा उज़्र लंग है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब की तकरीर को मजमूई तौर पर आप एक पॉजिटिव चीज़ देखते हैं जो इसमें एक नयापन भी था, कुछ नए थॉट्स भी थे। अगर 10% भी इम्प्लीमेंट हो जाए
उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो और बेहतर बात है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। दरअसल होता पता क्या, अब खान साहब ने ये कहा कि जी मैं प्रोटोकॉल काम कर दूंगा और 2 गाड़ियाँ। मुसीबत ये बनती है कि पहले भी ऐसे हुक्मरान आए हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के या ऐसे कोशिश की काम करने की या सिक्योरिटी, तो ये जो इनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी है ये कहती है सर ये लो बुक जो है इसके तहत ये आपके लिए नहीं है, ये कौमी मफाद में है, ये आपके ओहदे के लिहाज से। वो कहते चला ठीक है यार। अब देखे ना, अब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है आज कि मैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के चेक मौजूद हैं, खर्चा बर्दाश्त करता था जेब से। लेकिन ये तो हमने भी देखा है कि नहीं, जब वो पेशियों के लिए भी आते रहे तो उनको पूरा प्रोटोकॉल मिलता था। 30 गाड़ियाँ, 40 गाड़ियाँ। अब पता है, आपको पता है मे बैक गाड़ी जो है, एक मर्सिडीज़ की भी एक बड़ी लग्जरी, सुपर लग्जरी, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, BMW गाड़ियाँ, ये तो सारा कुछ होता रहा। लेकिन बात असल दरअसल में ये है कि ये हर हुक्मरान के दौर में इसलिए होता रहा कि जब अंग्रेज़ ने यहाँ हुकूमत शुरू की तो उनको अपना दबदबा और तंतना जमाने के लिए कि हम हुक्मरान हैं, ये चीज़ें ज़रूरी थी। दिलचस्प बात यह है कि अब अंग्रेज़ इसको फॉलो नहीं करता। अंग्रेज़ मतलब मैं कई दफ़ा देखा है वहाँ, कई दफ़ा मैं स्टेट फंक्शन में भी गया हूँ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है, इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर जब मूव करता है तो एक गाड़ी पीछे होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यूरोप के जो बाद नॉर्वे और ये स्कैंडिनेविया के, वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर बाज़ वक़्त अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और बाद होगा साइकिल भी, वो साइकिल भी। तो यहाँ हमने एक हफ़ा बनाया हुआ है जी वज़ीर आज़म। अब हमारे पास पता नहीं तस्वीरें हैं या नहीं, ये दिखा रहे हैं, बल्कि इत्तेफाक की बात है, आप देखें तस्वीर जो है। अब ये सिक्योरिटी के नाम पे इन लोगों का क्या काम है? इमरान खान साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए ये, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको प्राइवेसी भी दें। इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है कि जी ट्वीट के लिए कि जी ये प्राइम मिनिस्टर को अपने ओहदे का ख्याल करना चाहिए, उनको जॉगिंग सूट पहन के नहीं तस्वीर खिंचवानी चाहिए, नहीं फिरना चाहिए। तो उस पर मैंने फिर ट्वीट की कि यार वो प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक इंसान भी है। तो मकसद है कि ये इनको अपने जो ये हसार है ना एक वेस्टेड इंटरेस्ट का और ब्यूरोक्रेसी का, और जिन्होंने ये कवायद और ज़वाबित बनाए हुए हैं, उससे बचने के लिए इनको सब कुछ बदलना पड़ेगा और ये आसान काम नहीं है। हाँ, लेकिन निज़ामी साहब अब दूसरी बात इस पर यह हो रही है कि अब अगर जो इमरान खान ने वादे किए हैं बतौर वज़ीर आज़म अपनी पहली तकरीर में, उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए या वो जो इरादे रखते हैं उसके लिए आपको जिस टीम की ज़रूरत है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल कर लिए गए हैं कैबिनेट में जो पुराने मुशर्रफ साहब के दौर में थे, मिसाल के तौर पर 6-7 लोग ऐसे। लेकिन एक बात मैं करता जाऊँ आपसे कि इस तकरीर में से हम ये अगर समझें कि भाई खान साहब ने कह दिया और क्या ठीक कर दूंगा, बहुत मुश्किल हालात हैं जी। मसलन अगर उन्होंने खुद इस तकरीर में बड़ा समझाने की कोशिश की है अच्छे तरीके से लोगों कि जो आपकी जो तजारत में अदम तवाज़ुन है, महीने का जो डेफिसिट है वो 2 बल्कि 3 अरब पिछले महीने था जुलाई में डॉलर, और हम अभी तक ये नहीं, हमें उन्होंने को IMF जो असल बात कहनी चाहिए थी ना अपोजिशन को कि आपने ये नहीं बताया कि आप पाकिस्तान को किस तरह से गर्दाब से निकालें। आप कहते हैं कि हम कुछ कोल नहीं पिलाएंगे, हाथ नहीं पिलाएंगे, तो IMF क्या होगा? आफ्टर ऑल हर हुकूमत देती रही है। तो आया ये हुकूमत इमरान खान ने जो साथ को गोल कर दिया बिल्कुल। शायद अभी फैसला नहीं हुआ इसका, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। फैसला नहीं हुआ, लेकिन फैसले के लिए अब तो घड़ी आन पहुंची है ना जी। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप अपोजिशन में यू, जिस तरह उन्होंने कहा खुद, अब मैं खुद वज़ीर आज़म हूँ तो लोग ये तवक्कुर रखेंगे कि आप वो रोड मैप जो है वो बताएं जी कि भाई ये कैसे होगा। अब देखें ना CPAC के बारे में भी मुशाहिद साहब ने तो ट्वीट किया, CPAC के बारे में भी देखें, हमें भी ज़रा थोड़ा कौमी मफाद में सोच के ये बात भी तो करनी चाहिए कि आया CPAC जो है उसके जो मंसूबे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, उसका रूट, उसकी जो और ये सारी चीज़ें जो हैं जी, ये भी तो बताया जाए ना जी। वो कैबिनेट में बात करते हैं, मेरे ख्याल चौधरी सरवर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको सर। जी चौधरी साहब कैसे मिजाज हैं? मेहरबानी जी, शुक्रिया। ये बताएं कि आपके होते हुए अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये मुझे बताएं आप, अल्लाह
की वजह से हाजिर हैं बिल्कुल और मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तान में, और नामजद गवर्नर क्यों हैं आप, और आपकी जगह कायम मकाम गवर्नर परवेज़ इलाही क्यों साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर को आज उन्होंने हलफ दिया? जी, इस तरह है कि ये एक प्रोसीजर है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से समरी जाती है प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो समरी को अप्रूव करता है और फिर ऑर्डर्स जारी करता है। उसके बाद गवर्नर का हल्फ होता है। तो हम पहली बात तो यह है कि कुछ जो गवर्नर से उन्होंने इस्तीफ़ा दिए थे, और हम नहीं चाहते थे कि कोई हम शो करें किसी जल्दबाजी में कि शायद हम गवर्नर हाउस आने के लिए या गवर्नर का ओहदा लेने के लिए बेचैन हैं। तो हम चाहते थे कि अगर जो पुराने गवर्नर हैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं तो हम उनको किसी सूरत में ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे वो समझे कि हमें पुश आउट किया जा रहा है। तो इस वजह से अभी तक समरी जो है किसी भी गवर्नर की नहीं गई है। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में समरी जो है गवर्नर की वो प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी, और अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह तीनों गवर्नर जो हैं वो अपने अपने ओहदों का हल्फ जो है वो ले लेंगे। चूँकि कस्टम एंड प्रैक्टिस ये है कि जब गवर्नर नहीं होता तो फिर उसकी जगह पे स्पीकर जो होते हैं प्रोविंशियल असम्बली के, वो एक्टिंग गवर्नर बन जाते हैं। तो इस हैसियत से आज चौधरी परवेज़ इलाही ने सीएम का हल्फ जो है वो लिया है। तो साहब, मैं तो उस दिन आपसे मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की हल्फ वफादारी पे, तो आपने कहा बस मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो मैं समझा आप हल्फ उठाने के लिए लाहौर जा रहे हैं, लेकिन अब आपने खुद ही नहीं वो तो हम एक्सप्लेन कर दिया आपने। नहीं, आज मैं चीफ मिनिस्टर के जो हल्फ बर्दारी हुई है उसमें मैं मौजूद था, और उसके बाद जो दूसरे दोस्त हैं एमपीएस हैं और डिग्निटीज़ हैं वहाँ पर मौजूद थी। जी चौधरी साहब, ये बड़ा आपने जिक्र किया चीफ मिनिस्टर साहब का, बोजदार साहब का, उस्मान बोजदार जी, उस्मान बोजदार, इन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इस चॉइस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एक बिल्कुल नॉन एंटिटी को गवर्नर बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और दरअसल ये स्कीम ऑफ थिंग्स में यह है कि गवर्नर एक तरफ उनके कंट्रोल करेगा उनको, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ईवान के अंदर उनकी तनाबें कसते रहेंगे। ये कहाँ तक जायज़ क्रिटिसिज्म है? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नर का रोल एक आइनी रोल है, लेकिन चूँकि हमारा ताल्लुक एक पार्टी से है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ से हैं और गवर्नर जो है वो भी तहरीक इंसाफ से है, तो यकीनी तौर पर जो हम ने इमरान ख़ान की विज़न को लेके आगे चलना है, और हमने जो मंशूर में वादे किए हैं वो अवाम के साथ किए हुए वादों को पूरा करना है, अवाम की तवक्कात पे पूरा उतरना है। तो ये सारा काम हमें एज ए टीम वर्क करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि पहली हुकूमत में और हम में ये फ़र्क होगा कि वहाँ पर जो इख्तियारात थे वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे जी, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं थी। आप ये अंदाज़ा कर लें कि आप मुझे बता दें, किसी को मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप मुझे शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के 8 मिनिस्टर के नाम बता लें तो मैं समझूंगा कि जनाब आप वाकई मैं सलूट करूंगा। इस इम्तिहान में मैं पहले ही फेल हो गया, पूछा है, मैं बिल्कुल फेल हो गया दिस टाइम। ठीक है, तो मैंने आपको तो मैंने बहुत अपना जनरस रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को कहा मुझे 4 के नाम बता दें। तो लोगों को सिर्फ चीफ मिनिस्टर का पता था, मुझे सिर्फ एक नाम बड़ी मुश्किल से बताते थे, एक नाम आता सिर्फ राना सनाउल्लाह का। सही, चले जी चौधरी साहब एक ब्रेक लेते हैं। ये फ़र्क ये है जी, एक ब्रेक ले लें, अगर ब्रेक के बाद फिर वापस आ जाते हैं तो आप इन चीज़ों को मुकम्मल भी कर लीजिएगा, और फिर हम कुछ और सवाल भी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिए नाज़रीन।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं, नामजद गवर्नर पंजाब। चौधरी साहब, आप गवर्नर बनने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आईनी तौर पर गवर्नर के पास बड़े महदूद इख्तियारात होते हैं। आप जैसे शख्स को जो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, गवर्नर का ओहदा दिया गया है, अगर आप ये ले रहे हैं तो जाहिर आपके जहन में कुछ खाका होगा कि आप ये करेंगे। ऐसा लगता है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर कमज़ोर लाए गए हैं तो पार्टी की देखभाल पंजाब में आपकी जिम्मेदारी होगी। वो चीज़ें जो शायद चीफ मिनिस्टर कर रहा होता है, साथ साथ एक तो परफॉर्म उसने करना है सूबे की खिदमत के तौर पर, साथ साथ पार्टी को भी संभालना होता है। वो वाला रोल आपको एज गवर्नर मिलेगा पार्टी की तरफ से। देखें, पहली बात तो यह है कि जो पार्टी का रोल है वो चीफ मिनिस्टर का रोल जो है वो नहीं है। अगर मेरा बस चले, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि होगा, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि जो लोग पार्टी के MNA बन गए हैं, MPA बन गए हैं, मिनिस्टर्स बन गए हैं, उनको अब अपना फोकस जो है, अपनी तवज्जो जो है, अपनी वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और पार्टी के ओहदे उन लोगों को देने चाहिए जो MNA MPA नहीं हैं या उनके पास सरकारी ओहदे जो हैं एंगेज नहीं हैं उनमें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पार्टी की बिल्कुल तंजीम नौ होगी और पार्टी इंशाल्लाह पहले से मजबूत पार्टी जो है वो बनेगी। तो पहला जो मेरा ख्याल है, जो आपने पहला सवाल मुझसे पूछा था अभी, वो उसका मैंने अभी जवाब दे रहा था तो हम चले गए वक्फे पे जी। तो मैं उस वक्त ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें, अगर आपसे पूछें कि 4 पंजाब के मिनिस्टर जो हैं नून की गवर्नमेंट में कौन थे, तो 90% लोग इस बात का जवाब जो है वो नहीं दे सकते। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह, देखें ये जो बातें की जा रही हैं कि जी कमज़ोर चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आप हमारे जितने भी फैसले हुए हैं उससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं। उसमें सबसे पहले आप देख लें कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो हमने बग़ैर किसी वार्निंग के हमने संजरानी साहब को बलूचिस्तान में सपोर्ट किया था, इसलिए कि हम समझते थे कि बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है और हमें कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स में वहाँ की नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि स्पीकर का इलेक्शन आया है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आया है, तो हमने स्पीकर जो है खैबर पख्तूनख्वा से चुना है और हमने डिप्टी स्पीकर जो है वो बलूचिस्तान से चुना है। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए सिंध से नुमाइंदगी दी गई है। तो ये चीज़ें, और अब जनूबी पंजाब से चीफ मिनिस्टर लिया गया है कि वहाँ के लोग जो हैं महरूमियों का शिकार हैं, इसलिए कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपना पसमानदा इलाकों की तरक्की की तरफ तवज्जो जो है वो दे सकेंगे। लेकिन चूँकि ये हुकूमत जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर पर यकीन करती है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके 4-5 महीने के बाद, इवन 3 मंथ के बाद, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में पूछेंगे कि कौन मिनिस्टर है, आप पूछेंगे कि हेल्थ का मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन का मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर कौन है, तो आपको फ़ौरन वज़ीर दाखिला कौन है, तो लोग बताएंगे। इसलिए कि हम इन मिनिस्टर्स को अपने अपने डिपार्टमेंट में एम्पावर करेंगे, वो फ़ैसले जो है करने में आज़ाद होंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही है नई तर्ज की हुकूमत जो हम लाना चाहते हैं। अदारों को डीपोलिटिसाइज करना चाहते हैं, अदारों को गैर सियासी बनाना चाहते हैं, अदारों को एम्पावर करना चाहते हैं। पुलिस में सियासतदानों का अमल दखल उनकी पोस्टिंग में, उनकी ट्रांसफ़र में, उनकी तरक्कियों में हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब अदारे बाइख्तियार हो जाएंगे तो हमारे मसाइल ख़ुद ब खुद जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। हम पुलिस को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जब ज़मनी इलेक्शन आएंगे तो हम स्टेट मशीनरी को अपनी जमाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आएंगे तो हमारे SP, हमारे DCO और जो वापडा के लोग हैं वो बिल्कुल इलेक्शन में न्यूट्रल होंगे, इम्पार्शल होंगे। तो ये इस किस्म की नई पॉलिटिक्स हम इस मुल्क में लाना चाहते हैं। और उसके बाद ज़रूरी है कि हम इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं, मुतवस्सत दर्जे के लोग हैं, बेरोज़गार हैं, डिसेबल्ड हैं, जो लेस प्रिविलेज हैं, तो उन तबकों को हमने ऊपर उठाना है और हमने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है जिसमें कमज़ोर, ताकतवर,
गरीब और अमीर कानून की नज़र में सब बराबर हों। तो ये है विज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि मुझे बहुत से लोग बाहर से बताते हैं कि जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ है तो लोगों में एक होप जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पैदा हुई है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू किए हैं, फिर गवर्नर्स लेवल पे आएंगे, फिर कमिश्नर लेवल पे जाएंगे, DIG लेवल पे जाएंगे। तो हम जब खुद कफ़ायत शुआरी करेंगे तो कौम को भी हमारा ये मैसेज होगा कि हमने इस मुल्क में तरक्की करनी है, इस मुल्क में खुशहाली लानी है। तो ये हेक्टिक जो है, डिफ़िकल्ट डिसीजन जो है हमें लेने पड़ेंगे। सरवर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की डेवोल्यूशन की। आपके जहन में थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है वो है कि पार्टी को मजबूत किया जाए और जो सियासी अहदेदार हैं वो पार्टी के ताबे हों, जो कि पाकिस्तान में तो कभी नहीं हुआ। आपको मालूम है कि यहाँ पे उल्टी गंगा बहती रही है कि जो नून है तो वो नवाज शरीफ के नाम पे है या शहबाज शरीफ हैं, उनकी ही एक किस्म की बंदी है। बाकी पार्टीज़ में भी यही हाल है। तो इसके साथ साथ एक और जो, अगर मेरी ये सही है इतला, और शायद लगता भी यही है, खान साहब ने ऐलान किया कि ये पहली दफ़ा ज़िया-उल हक़ के दौर के बाद होने लगा है, जुनेजो के दौर के बाद, कि कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान को डेवलपमेंट फंड नहीं दिए जाएंगे, वो लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्या यही मॉडल आपके ज़हन में? बिल्कुल जी, ये मॉडल जो है सारी दुनिया में यही मॉडल है कि जो तरक्याती काम हैं, सड़कें बनानी हैं, नालियां बनानी हैं, गलियां को पुख्ता करना है, सीवरेज बनाना है, एजुकेशन के जो हैं लोकल लेवल पे इश्यूज़ हैं, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं सारी दुनिया में बल्दियात के ज़िम्मे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे होते हैं। इसलिए कि जब तक आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, लोकल जो लोग हैं अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं करेंगे, तो इससे पावर जो है वो एक जगह पे रहती है। देखें, बात यह है कि मैंने कम से कम मैंने डिक्टेटर जहाँ पर हैं वहाँ भी गया हूँ, वहाँ पर भी जो फंडिंग है वो आबादी के लिहाज से पर पर्सन हर रीजन में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में फ़िक्स होती है कि आबादी के लिहाज से इतना बनता है, और उसके बाद एडिशनल ग्रांट्स होती हैं जो पसमानदा इलाकों के लिए। लेकिन यहाँ तो ये है कि हम कहते हैं लो जी 400 अरब की मेट्रो बना दो, इधर अपनी ऑरेंज ट्रेन बना दो, इधर यूनिवर्सिटी में इतना पैसा लगा दो, इधर इतना लगा दो। लेकिन हमें जो है पैसा जो है उसको नीचे की सतह पर लेकर जाना है, ताकि लोकल लोग जो हैं अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो फ़ैसले जो हैं लोकल गवर्नमेंट करें। यकीनी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है कि हम बल्दियात को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और निचले लेवल पे चाहते हैं कि आवाम उनकी अकाउंटेबिलिटी। साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एक नए दौर की बुनियाद रखनी है, एक नया आपने नई चीज़ों को मुतारिफ कराना है, लेकिन एक जनरल क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि आपकी जो कैबिनेट बनी है विफाक में वो बड़ी रवायती किस्म के लोगों पर मुश्तमिल है। ख़ास तौर पर 6-7 लोग तो ऐसे हैं जिनको आपने दूसरी पार्टीज़ के, जो परवेज़ मुशर्रफ की कैबिनेट में बाक़ियात मुशर्रफ कह लीजिए आप, वो हैं। और फिर ये है कि आपने इन नौजवान लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जो आपके बिल्कुल सही नज़रियाती लोग थे। आप PTI के लोग भी हैं उसमें, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं। तो आपने जैसे खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनको भी आपने जाहिर है एडजस्ट किया है, तो उनको आप PTI का चलें कह लीजिए कि वो PTI के इलेक्शन से लड़े हैं। तो ये क्रिटिसिज्म किस हद तक दुरुस्त है और आपको कैसे लगता है कि ये वो लोग जो पहले परफॉर्म नहीं कर सके दूसरी हुकूमतों में रहते हुए आप परफॉर्म करेंगे? पहली बात यह है कि आपने खुसरो मुख्तियार का नाम लिया है। मैं उनको बहुत देर से जानता हूँ, MN रहे हैं और पिछली गवर्नमेंट में भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का या ऐसा मिसाल दे रहा हूं ना सर, नहीं है। ब्राइट हैं, पढ़े लिखे हैं और डिलीवर कर सकते हैं। देखें, असल बात यह है कि एबिलिटी टू डिलीवर, कि जो टास्क जिस किसी को दिया जाता है वो डिलीवर करे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको जो लीड करना होता है वो आपके लीडर ने करना है। तो लीडर आज मिसाल के तौर पर लीडर की जो हमारी पहली तारीख थी, उन्होंने कहा कि जो मैं कोई बात अपने वज़रा से नहीं करूँगा जिस बात पे मैं ख़ुद अमल नहीं करूँगा।
हर चीज़ का आगाज़ जो है मुझसे होगा, ईमानदारी से, दयानतदारी से, इंटेग्रिटी से। कौम को सर्व करना है, कॉन्फिडेंट इंटरेस्ट जो है अगर कहीं है तो उससे बचना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जब लीडर ख़ुद अपनी एग्जाम्पल्स देता है दूसरों के लिए तो फिर लोग जो हैं लीडर को फॉलो करते हैं। देखें, बड़े चैलेंजेस हैं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हम ओवरनाइट या चंद हफ्तों में, चंद महीनों में मुल्क की तकदीर बदल देंगे, लेकिन कम से कम ये ज़रूर बात है कि हम पाकिस्तान की मईशत को भी ट्रैक पे डालेंगे। देखें आप, हमारे हालात देखें कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो फ्राइटनिंग है, और मेरा ख्याल है कि जितनी अखबार को, मीडिया को इस बात को सीरियस लेना चाहिए, इस बात को हाईलाइट करना चाहिए, उस जो है सख्ती के साथ मीडिया भी इसको नहीं बता रहा लोगों को कि भाई वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, इसी प्रोग्राम में कर्जे कैसे उतर सकते हैं कि उनकी, हमने इसी प्रोग्राम में अच्छी बात है आपने किया है। तो मैं जी 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 तो चलो अच्छी बात है कि बात यह है कि मुझे ये बताएं कि 2013 में हमारी एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी। अब सारी दुनिया में एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में, अगले मुकाबले में बढ़ती है। तो हमारी एक्सपोर्ट $25 बिलियन से $19 बिलियन हो गई है, जबकि हमारे पास GSP प्लस भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें $4 बिलियन साल का फ़ायदा हुआ है। तो उसके बाद हमारी इंपोर्ट 58 बिलियन तक पहुंच गई है। तो हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले करने हैं कि जब तक हम अपनी इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, मुल्क जो है मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद कर्जे हैं, इतने कर्जे हैं। जी 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 सरवर साहब, मैं एक और मौजू की तरफ आपको बताना चाहता था जी कि जो अपोजिशन है, सारी बातों में ये कहीं जिक्र नहीं आया खान साहब के इरशादात में या पार्टी के मामलात में कि ये जो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं है, कोalition गवर्नमेंट है, तो जो पार्लियामेंट से जो बड़े बुनियादी फैसले कराने हैं उसके लिए कोई अपोजिशन से कोई तल्लुक़ बेहतर बनाने की कोई काविश ज़ेर गौर है या नहीं है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मैंने जिन लोगों से बात हुई है, मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी बात हुई है, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात हुई है, तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी तरफ से अगर इन पब्लिक नहीं तो इन प्राइवेट ज़रूर पॉजिटिव जेस्चर है। वो कहते हैं कि अगर आप सही फ़ैसले करेंगे, अच्छे फ़ैसले करेंगे, मुल्क के इंटरेस्ट में होंगे, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तावन करेंगे, उनको लेजिस्लेशन में भी मदद करेंगे, हर्डल्स और बैरियर्स जो हैं वो नहीं लगाएंगे। तो पॉजिटिव सोच के लोग जो हैं अपोजिशन की सियासी जमातों में भी मौजूद हैं, और उसकी बात आपको सामने नज़र आ रही है कि जिस दिन इलेक्शन हुए थे तो अगले दिन कुछ जमातों का ख्याल था कि हम तो इस जमहूरी निज़ाम को नहीं मानेंगे, हम तो हल्फ भी नहीं लेंगे, हम इस पार्टी को पार्लियामेंट को नहीं चलना देंगे। तो उसके बाद मुस्बत तब्दीली जो है वो बड़ी पार्टियों की सोच में आई है, इसलिए कि बड़ी पार्टियां भी अब ये समझती हैं कि अवाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं भी दिया, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, इसलिए उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए और उनके रास्ते में रोड़े जो हैं वो नहीं अटकाने चाहिए। तो ये अवाम का इतना प्रेशर होगा इन पार्टीज़ पे कि इनके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि ये हेल्दी अपोजिशन जो है करें और तखरीबी अपोजिशन जो है वो ना करें। लेकिन सरवर साहब, पहले दिन ही जो मुजाहरा हुआ वहाँ कि अपोजिशन ने कान पड़ती आवाज़ सुनाई देती थी, और फिर खान साहब भी प्रोवोक हो गए और बजाय अपनी तकरीर करने के वो भी जज्बात में आके उन्होंने भी बहुत ही तेज़ तर्रार बातें की। तो आप बतौर प्राइम मिनिस्टर अब उनको ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल से काम नहीं लेना पड़ेगा? ये बातें तो बहुत होंगी आगे, अपोजिशन जो है ये तो छोड़ेगी नहीं आपको, जो हालात होंगे असम्बलियों के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली को चलाना तो बहुत मुश्किल है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, प्राइवेट होती हैं,
तो इमरान खान तो अपने साथियों को कह रहे होते हैं कि भाई हम अब हुकूमत में हैं, हमने टकराव की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमने टेम्पर जो है वो उसको लूज़ नहीं करना है। तो वो इन बातों को समझते हैं कि अब हमारा काम जो है, ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी थी कि मैंने उनको कहता था, जब मैं गवर्नर था उस वक्त भी कहता था, जब रिटायर होगा अपना छोड़ दिया फिर भी कहता था कि खुदा के लिए समझें कि आप हुकूमत में हैं, हुकूमत जो है वो टकराव नहीं करती, हुकूमत शोर शराबा नहीं करती, अपोजिशन ये चीज़ें करती है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे लोग जो हैं पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, वो तहम्मुल का सबूत देंगे, वो बर्दाश्त का सबूत देंगे, और हर मुमकिन हमारी कोशिश होगी कि हमने अपनी जो अपोजिट पार्टियां हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हमें उनको अपने साथ लेके चलना है। चौधरी साहब जाते जाते सिर्फ ये बता दें कि गवर्नर हाउस में तो अब आप रहेंगे नहीं, तो कोई नया ठिकाना ढूंढ लिया है, कहाँ कयाम करेंगे? जबरदस्त है फेज 5 में घर यार। वहाँ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे या कहीं और? जी अब नहीं जी, मैं तो पहले ही ऐलान कर चुका हूँ कि मैं गवर्नर हाउस में नहीं रहूँगा, मैं अपने घर में DHA जहाँ पर मैं रहता हूँ, इंशाल्लाह मेरी रहायश जो है यहीं रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया। और आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में कह रहे हैं असम्बली चली जाएगी तो गवर्नर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब आपका हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के। तो एक ब्रेक ले लेते हैं निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद आकर ज़रा 3-4 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। एक तो खारजा पॉलिसी के हवाले से जो कुरैशी साहब ने कहा है, फिर नाम ECL में डालने के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बाप बेटी के नाम जो है वो डाल देंगे। फिर वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ है, नजम सेठी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ब्रेक के बाद हम इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद क्या कहते हैं आपको निज़ामी साहब। ये अभी हम चौधरी सरवर साहब से बात कर रहे थे। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो काम वाले आदमी हैं और गवर्नर के पास तो करने का कोई काम होता नहीं है, ऐसा कोई इख्तियारात आईनी तौर पर उसके पास नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या सोच कर चौधरी सरवर जैसे काम वाले आदमी को गवर्नर लगाया जा रहा है? सरवर साहब जो हैं उनके मियाँ शहबाज शरीफ से बड़े अच्छे तल्लुकात थे। अब हाँ माजी में जी जी, प्रॉब्लम उनको यही था कि वो कुछ करना चाहते थे। उनको उन्होंने कहा जी अच्छा वो साफ पानी का या वो पानी के प्रोजेक्ट को पंप लगाने वाला कोई प्रोजेक्ट दे दिया उनको, लेकिन वो कोई अपने आप के लिए कोई बेहतर रोल कार कर रहे थे। लेकिन जो आज चौधरी सरवर साहब ने बात की है उससे जो हम स्पेकुलेट कर रहे थे बात, वो उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी है कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इनको इसलिए इस टाइप के आदमी को चुना गया जो रिलेटिवली अननोन शख्सियत है, उसने बहुत ऐसे जोर दिखाए हैं जो मैं और आप हैरान रह जाएं, अगरचे लगता नहीं है मुझे कैसा होगा। वो इसलिए कि he doesn't kind of spring a surprise that he is no walkover। तो ये एक तरफ असेंबली से बाहर चौधरी सरवर, असेंबली के अंदर परवेज़ लाई। असल में मेरा ख्याल है रियलाइजेशन ये है कि इतनी बड़ी अपोजिशन PMLN, और PMLN घाग भी है, ये नहीं कि वो कोई मतलब लोहे के चने भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, लोहे के चने चबा सकते हो, वो बैठे भी हुए हैं असेंबली और वो बैठे हुए हैं। तो ये इसलिए ये अरेंजमेंट किया गया जिसको उन्होंने डेवोल्यूशन का नाम दिया। फिर ये और भी एक मुश्किल डाल दी इन्होंने, जो इन्होंने कहा ना कि डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेंगे कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान। ये इनको आदत लगी हुई है MNAs और MPAs को, और ये MNAs MPAs जो है कोई PTI के एजेंडे पे कमिट होकर नहीं आया, ये तो इलेक्टेबल्स हैं, कुछ बाद में इंडिपेंडेंट चले गए। तो ये हाउस चलाना जो है ना मुश्किल काम, और मुझे ज़्यादा मुश्किल जो है वो वफाक से ज़्यादा पंजाब में नज़र आ रही है। नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही करना था कि पंजाब को चलाने के लिए चौधरी सरवर को लगाना था तो डायरेक्ट PTI उनको चीफ मिनिस्टर लगाती, ये उनके पास एक ऑप्शन मौजूद था, इलेक्शन लड़ाते और चीफ मिनिस्टर लगाते। फिर ये इस तरह क्यों वाया गवर्नर हाउस क्यों? टू लेट नाउ फॉर दैट। ये तो किसी को नहीं पता था किस किस्म के नतायज आएंगे। और अब चौधरी, जहाँ तक मुझे याद है कि जो गवर्नर जो है उनके ऊपर ये एक कदगन है कि 2 साल तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। सही है। अच्छा, अब मुझे निज़ामी साहब, एक तो मैं नजम सेठी से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलें, नजम सेठी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है अपने नई गवर्नमेंट बनने के बाद। उनको लगा कि वो चूँकि पिछली गवर्नमेंट के अपॉइंटेड थे और इमरान खान के साथ उनका वैसे ही एक वो वाला रिलेशनशिप है तो वो नहीं चल सकते, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आप बड़े ही शरीफाना किस्म से बात की आपने।
मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले आदमी इनमें से अगर मुझे नज़र आते हैं, क्रिकेटर हुआ तो वसीम अकरम होंगे। अच्छा। फिर नजम सेठी साहब ने एक लास्ट डिच एफर्ट ऑल भी हुई है, उनकी बेगम साहबा जुगनू सेठी जो हैं, जुगनू मोहसिन जो है, मोहसिन उनके वालिद का नाम है, लेकिन नाम उनका ये लिखते हैं जी। वो आज़ाद इलेक्शन लड़ी हैं और बड़ा क्रेडिट जाता है उनको कि वो एक फाल सियासतदान के तौर पे जीती हैं, उभरी हैं, और एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। आज़ाद रखी, लेकिन उन्होंने क्यों उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक कह सकते हैं कि वोट पीटीआई को दिया उन्होंने। देना तो उनको चाहिए था जिस पार्टी के वो बहुत करीब रहे हैं मियाँ बीवी जो, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी। लेकिन इससे तो इन दोनों चीज़ों का आप तालमेल तो कोई नहीं देखते ना आपका नजम? क्यों नहीं है तालमेल? देखते हैं, कैसे हो सकता है कि तालमेल ना हो? अच्छा, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये एक गुडविल जेस्चर था कि कंटिन्यू करें नजम सेठी साहब? अच्छा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि नजम सेठी साहब अभी भी ये होप रख रहे होंगे कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो? रेजिग्नेशन में उन्होंने लिखा ना कि मैं अपना आई सबमिट माई रेजिग्नेशन। सबमिट, ये नहीं लिखा है हेयर बाय रिजाइन। हाँ, फिक्रो अंग्रेजी का जरा मार देंगे। अच्छा, अब कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि मैं अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर रहा हूँ, चाहे तो कबूल कर लें चाहे तो ना भी करें। ठीक है, इसकी भी है, इसकी भी एक तवक्को की जा सकती है। अच्छा, चलें, मुश्किल लगता है मुझे, मुश्किल लगता है। हाँ, ठीक है, चलें। अच्छा, अब ये नाम जो है वो नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का ECL में डालने का इरादा रखती है हुकूमत। फवाद चौधरी साहब ने इसका बाकायदा आज ऐलान कर दिया। फ़िलहाल तो वो जेल में, एकेडमिक बात है। हाँ, जेल से बाहर आएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ का इस्तेदलाल तो ये होगा कि मैं अपनी जो साहब फराश बेगम साहब है उनकी, कलसूम जी, उनको देखने के लिए जाना चाहता हूँ। तो शायद उनको परमिशन देनी पड़े। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जी देनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। खान साहब ने तो पहले ही कौमी असम्बली में पहली तकरीर में कहा था किसी से एनआरओ नहीं होगा, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया डाकू। मैंने कहा वो उनसे नहीं होगा, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो सच कह रहे हैं, उनसे नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि फिर इस तरह की कोई बात होगी जैसे मुशर्रफ साहब बाहर चले गए तो PMLN वाले कहते रहे कि भैया अदालतों ने छोड़ा, वो चले गए, हम क्या करते हैं? एग्जैक्टली, आपने ठीक कहा, वेरी वेल पुट। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि खारजा पॉलिसी पर आने से पहले वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। ख़ास तौर पर अभी हम बात भी कर रहे थे चौधरी सरवर से कि गवर्नर हाउस में तो आप रहेंगे नहीं, तो इन अहम इमारतों का, बड़े बड़े घरों का ऐसा क्या किया जाए कि इनकी तारीख़ी हैसियत भी बरकरार रहे और इसको एक मुनाफा बख्श एक कारोबार के तौर पर। लेकिन अब ये जो गवर्नर हाउस कायदे-ए-आज़म ने जहाँ हलफ लिया था कराची में, उसको हम नीलाम तो नहीं कर सकते ना, नाम प्लाजा बना सकते हो, तो उसकी कोई ना कोई म्यूजियम या कोई ऐसी चीज़। दूसरे एक और बात मैं आपसे करता चलो, 20 सेकंड्स, वो ये है कि ऐसी बिल्डिंग्स को अगर आप इस्तेमाल ना करें, पुरानी बिल्डिंग्स को, तो ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, नहीं, वो ये नहीं है ज़ेर गौर कि वो इस्तेमाल ना करें, वो ये कह रहे हैं कि उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो बरकरार भी रहे, लेकिन वो पैसे दें, पैसे कमाने वाली बिल्डिंग बने, वो करेंगे फैसला। मेरा ख्याल है जहाँ पाकिस्तान की तारीख बनी हो उनको वहाँ से तो पैसे कमाने। राइट जी, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, अपना दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। खारजा पॉलिसी जो रह गया उस पर कल बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।